हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर को समझने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है मदर टेरेसा। अब ये बेसिकली एक बायोग्राफी है जो एफ.जी. हेरोल्ड ने लिखी है। अब बायोग्राफी क्या होता है ये सबको पता ही होगा। तो इस बायोग्राफी को समझने से पहले हम मदर टेरेसा के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे मदर टेरेसा का बर्थ 1910 में मैसिडोनिया में हुआ और इनकी डेथ हुई 1997 के अंदर में। ठीक है। मीनवाइल इनकी जर्नी कैसे है कि इन्होंने एक शुरुआत में इरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स, जिसका नाम सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया। अब ये इरिश कम्युनिटी क्या होती है, नन्स क्या होता है, ये हमने साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो के बारे में अगर मैं कहूँ तो बस ये मान के चलो कि ये जो नन्स हैं इनका एक ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी है जिसका नाम है सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो। यहाँ पे बेसिकली उन नन्स को प्रिपेयर किया जाता है जिन्हें वो लोग बाद में इंडिया भेजते थे मिशनरी कामों को करने के लिए, यानी कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो उन लोगों को भेजते थे। यहाँ इन्होंने मदर टेरेसा ने ज्वाइन किया और बाद में 7 अक्टूबर 1950 को इन्होंने अपना एक अलग ऑर्डर शुरू किया। मतलब पहले वो सिस्टर ऑफ लॉरेटो में थी, बाद में उन्होंने उससे अलग होकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ये अपने तरीके से काम करती थी और इसका नाम रखा इन्होंने द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अब ये जो ऑर्डर था इसका काम क्या था कि उन लोगों की देखभाल करना, उन लोगों के लिए काम करना जो कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, उन लोगों के लिए काम करना। और फिर इन्होंने इसी ऑर्डर के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना सारा पैसा, मतलब तन मन धन से उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया और करती रही अपने आखिरी दिनों तक। जो लोग, जिनको हम पुअरेस्ट ऑफ पुअर बोलते हैं, दबे कुचले लोग बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मदर टेरेसा के बारे में। अब हम शुरू करते हैं बायोग्राफी के साथ। राइटर अपनी इस बायोग्राफी की शुरुआत करता है एक एग्जाम्पल से, एक इंसिडेंट से। इस इंसिडेंट से बेसिकली मदर टेरेसा का जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, उसके बारे में अब हमको मोटा मोटा पता लग जाता है। तो राइटर शुरुआत कैसे करता है कि एक छोटी सी औरत जिसकी हाइट बेयरली 5 फीट होगी, जिसने एक वाइट साड़ी विद ब्लू बॉर्डर पहना हुआ है और उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक क्रॉस लटक रहा है। आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में ऐसा ही है कि मदर टेरेसा कैसी दिखती थी उसके बारे में शुरू में राइटर बताता है कि एक छोटी सी औरत जिसकी हाइट बेयरली 5 फीट होगी, जिसने एक वाइट साड़ी विद ब्लू बॉर्डर और एक क्रॉस पहना हुआ है, उसने कलकत्ता में उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया है जो कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, मतलब जो सबसे गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं। अब ये जो औरत है, इनको मिलियंस ऑफ लोग मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। ये औरत एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ खड़ी हैं और डॉक्टर को बोल रही हैं कि आई शैल नॉट लीव दिस हॉस्पिटल until I know that you have given her a bed। उस पेशेंट की हालत मतलब इतनी ख़राब है कि मदर टेरेसा वहाँ पर ज़िद कर रही हैं कि मैं ये हॉस्पिटल तब तक नहीं छोड़ूंगी, मैं इस हॉस्पिटल से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम इसे एक बेड नहीं देते थे। अब उस पेशेंट की हालत कितनी बुरी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी आधी बॉडी को चूहों और चींटियों ने खा के जख्मी कर दिया है। सो इसलिए मदर टेरेसा इतनी ज़िद कर रही हैं कि अगर तुमने बेड नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसे बेड नहीं मिला तो ये वापस सड़क पर इसी हालत में पड़ी मिलेगी। तो ये तो था एक इंसिडेंट। इसके बाद राइटर बताता है कि उस समय कलकत्ता की क्या हालत थी, उस समय कलकत्ता की क्या कंडीशन थी। राइटर कहता है कि उस समय कलकत्ता की हालत इतनी बुरी थी कि बहुत सारे लोग सड़कों के किनारे यानी पेवमेंट्स में रहा करते थे। ये आपको यहाँ पे पेवमेंट्स क्या होते हैं उसकी पिक्चर लगी होगी, तो आप वहाँ से समझ लेना कि बहुत सारे लोग पेवमेंट्स में रहा करते थे, भूखे प्यासे, अकेले, चाहे जितनी मर्जी भयंकर धूप हो या बर्फीली ठंड हो, वहीं अपनी ज़िंदगी काटते थे। भीख मांगकर या चोरी करके जो थोड़ा बहुत जमा होता वो सब खा के गुजारा करते थे, जब तक कोई बीमारी उनको इस ज़िंदगी से आज़ाद नहीं कर देती। मतलब वो ऐसी ही बुरी हालत में जीते और गुमनामी की मौत मर जाते थे। इसके बाद राइटर इसके रीजंस को डिस्कस करता है ऐसे के अंदर में, क्या रीजंस थे कि कलकत्ता की हालत इतनी बुरी थी। इसके रीजंस को बताते हुए राइटर लिखता है कि सालों से बहुत सारे लोग बाढ़ के कारण, सूखे के कारण
या चूहों से फैलने वाली एक बीमारी होती है प्लेग। तो प्लेग जैसी बीमारियों से परेशान होकर आसपास के जो हमारे देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो बांग्लादेश, वहाँ से आकर रिफ्यूजीज़ की तरह कलकत्ता में बस गए। फिर आता है 1947 में होता है पार्टीशन। 1947 के बाद बहुत सारे हिंदू भी पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गए और इनके पास रहने की कोई जगह तो थी नहीं, तो वो इसी तरह पेवमेंट्स में रहने लगे, जिस कारण यहाँ की ऐसी हालत हो गई। तो कंडीशंस बताने के बाद, रीजंस बताने के बाद, राइटर वापस मदर टेरेसा के बारे में लिखना शुरू करता है। इसके बाद राइटर बताता है कि मदर टेरेसा कैसे इस इंसानियत के काम में इन्वॉल्व हुई। राइटर कहता है कि मदर टेरेसा का बर्थ हुआ 1910 में यूगोस्लाविया में। 18 साल की एज में ये नन बनी। नन क्या होता है इसकी भी मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है। तो 18 साल की एज में ये नन बनी। इसके बाद उन्होंने लोरेटो अबे, जो कि बेसिकली एक कैथलिक क्रिश्चियन स्कूल है, डबलिन के अंदर में एक स्कूल है कैथलिक्स का या क्रिश्चियंस का आप कह लो, वहाँ भेजा गया इन्हें। इस जगह पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी जिन्हें इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी का काम करने भेजना होता था। फिर ट्रेनिंग के बाद उनको इंडिया भेजा गया एज ए ज्योग्राफी टीचर। सेंट मेरी हाई स्कूल के अंदर में इन्हें ज्योग्राफी टीचर की तरह अपॉइंट किया गया। बाद में वो यहाँ के प्रिंसिपल भी बन गई। इसी दौरान उनकी लाइफ चेंज होती है, बट कैसे? तो बेसिकली वो जिस स्कूल के प्रिंसिपल थी उसकी बाउंड्री के साथ ही एक स्लम था। स्लम क्या होता है? बस्ती। यहाँ पे जो आपने झुग्गियाँ देखी होंगी। तो जिस स्कूल की ये प्रिंसिपल थी उसकी बाउंड्री के साथ एक स्लम था जहाँ वो अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ कभी कभी जाया करती थी। बस वहीं उनके दिमाग में वो स्लम बैठ गया। फिर एक दिन जब वो ट्रेन से जा रही थी कहीं पे, 1946 का टाइम था, सितंबर 1946 का, ट्रेन से कहीं वो ट्रैवल कर रही थी। उस टाइम उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये महसूस किया कि हो सकता है ये भगवान की आवाज़ है उनके मन में बोल रही कि उन्हें गरीब बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने स्कूल की जॉब छोड़ दी। फिर वहाँ से ट्रेनिंग लेने पटना के एक अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ चली गई और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने साथ सिर्फ 5 रुपये लेकर कलकत्ता वापस आ गई। अब इसके बाद राइटर इनकी आगे की ज़िंदगी के बारे में बताता है। राइटर कहता है कि जब वो कलकत्ता वापस आई तो यहाँ वापस आकर उन्होंने वहाँ के स्लम्स में काम करना शुरू किया। जो वहाँ की बस्तियाँ थी जहाँ से वो इंस्पायर हुई थी, वहाँ पर काम करना शुरू किया। वहीं रहती थी, घर घर जाकर लोगों की सेवा करती थी। जैसे उनके लिए जिन लोगों के पास खाने का इंतज़ाम नहीं है उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करना, मेडिसिन्स का इंतज़ाम करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा उन्होंने स्लम्स के बच्चों को वहीं पढ़ाना भी शुरू किया। पहले दिन उन्होंने क्या किया कि जो मड होता है, मड आप समझते हो ना, कीचड़। पहले दिन उन्होंने कीचड़ पर लिखकर, मतलब उनके पास लिखने के लिए बोर्ड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को कीचड़ पर लिखकर बंगाली पढ़ाना शुरू किया। अगले दिन किसी ने एक टेबल चेयर दे दी उनको, उसके अगले दिन किसी ने एक कबर्ड दे दिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे लोगों की मदद से उन्होंने स्कूल शुरू किया, जो आज कम से कम 81 स्कूल तक पहुंच चुका है, जहां से अब तक हज़ारों गरीब बच्चे पढ़ चुके हैं। पहले उन्होंने अकेले पढ़ाना शुरू किया। फिर उनकी एक पुरानी सिस्टर थी, सिस्टर एग्नेस, उन्होंने उनको ज्वाइन किया। एक एक करके ऐसे ही 10 और पुराने स्टूडेंट्स उनके साथ पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्होंने एक नया ऑर्डर शुरू किया। ऑर्डर क्या होता है ये हमने ऊपर पहले समझा हुआ है कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो इसके बाद उन्होंने एक नया ऑर्डर शुरू किया जिसका नाम इन्होंने रखा द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अब इस ऑर्डर का मेंबर सिर्फ उनको बनाया जाता था जिनको इसे एज अ वॉलंटियर ज्वाइन ना करना। वॉलंटियर यानी कि आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपने अपनी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके अंदर दे दिया, ऐसे नहीं। इसको सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता था जो कि फुल टाइम के लिए इसको ज्वाइन करना चाहता हो। दूसरा, जो भी इसे ज्वाइन करता था उसको 4 कस्में खिलवाई जाती थी। 4 कस्में कौन कौन सी थी? पहली पॉवर्टी, दूसरी चेस्टिटी, तीसरा ओबीडियंस और चौथा टू गिव होल हार्टेडनेस टू द फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर।
उनका मानना था कि हर किसी में क्राइस्ट होते हैं, सो सबको वही वाली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, तो 1 मिनट, ये जो हमने 4 यहाँ पे कस्में पढ़ी हैं उनको भी समझते हैं। तो पहली कसम खिलवाई थी मदर टेरेसा ने पॉवर्टी की, यानी गरीब रहने की। थोड़ा अजीब है बट हाँ समझो रीज़न क्या था इसके पीछे। तो पहली कसम खिलवाती हैं पॉवर्टी की, यानी गरीब रहने की, बिकॉज उनका मानना था कि गरीब ही गरीब की तकलीफ़ समझता है और उनकी सेवा कर सकता है। वैसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसा बोलती थी, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे एक बार उनके साथ की एक सिस्टर थी, ठीक है, उनको डॉक्टर के एग्ज़ाम के अंदर में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण उन्हें गोल्ड मेडल मिला। जब उन्होंने मदर टेरेसा को दिखाया तो मदर टेरेसा ने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्हें बहुत तारीफ़ की, लेकिन उनका कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। ऐसा ही उन्होंने तब भी किया जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने अपने जितने भी पैसे मिले थे उन्हें नोबेल प्राइज़ में, वो सारे पैसे अपने वेलफेयर के काम में लगा दिए। जब हम इस बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो इसमें राइटर ने एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। बीइंग अनवांटेड इज़ द वर्स्ट डिजीज़ दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर सफ़र। मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है वो इंसान बनना, या उस इंसान के जैसा बन जाना जिसको जो किसी को नहीं चाहिए, या जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता, या जिसको कोई अपना नहीं कहता। ठीक है, कि अनवांटेड बीइंग बनना दुनिया की सबसे वर्स्ट डिजीज़ है। सोचो कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको आपकी कदर हो, जिसको आपकी ज़रूरत हो। ऐसा इंसान बनना बहुत बड़ी बीमारी है। तो मदर टेरेसा ने ऐसे ही लोगों के लिए, जिनका कि अपना कोई नहीं था, अपनी पूरी लाइफ लगा दी। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो पहली एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक खाली बिल्डिंग खरीदी जिनमें वो ऐसे लोगों को रख सके जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। कोइंसिडेंटली वो बिल्डिंग जो थी वो काली माता के मंदिर के पास थी और वो वहाँ पर बीमार लोगों को रखती थी। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी, जिससे कि आसपास के लोग जो है वो परेशान रहने लगे। तो शुरू में उन्होंने बहुत धमकियाँ दी, पुलिस कंप्लेंट भी की और भी बहुत तरह से उसे खाली करवाने का ट्राई किया। नॉर्मल सी बात है, जैसे सोसाइटी के अंदर में रिएक्शन होता है वैसे ही रिएक्शन हुआ। बट एक बार क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ। लोगों ने देखा कि एक आदमी जिसको कॉलेरा की बीमारी थी, ठीक है, वो आदमी सड़क पे लेटा हुआ है और उसके आसपास जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई उसके पास नहीं आ रहा है। बट तभी मदर टेरेसा आती हैं और उस इंसान को भी उस बिल्डिंग में इलाज करने के लिए ले जाती हैं। और इंटरेस्टिंगली वो पर्सन उसी काली मंदिर का पुजारी था। तब से लोगों ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। ठीक है, तो राइटर कहता है कि आज के टाइम में कम से कम 32 ऐसी बिल्डिंग्स काम कर रही हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा फिर आगे क्या राइटर लिखता है? राइटर लिखता है कि इसके अलावा मदर टेरेसा ने अनाथालय बनवाए। एक तो हमने देखा ना, एक ऐसी बिल्डिंग्स बनवाई जहाँ पे जो बीमार लोग होते थे उनकी सेवा करती थी। दूसरी एग्जाम्पल है ये कि मदर टेरेसा ने अनाथालय बनवाए। तो राइटर ने उस टाइम की हालत को बताते हुए लिखा है इसमें कि कोई बच्चा उन्हें डस्टबिन में मिलता, कोई किसी नाली में पड़ा हुआ मिलता, कोई सड़क के किनारे फेंका हुआ मिलता। कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनका वेट 2 पाउंड से कम था। 2 पाउंड मतलब 1 किलो से भी कम का बच्चा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जिनको भयानक इन्फेक्शन हुआ होता। बहुत सारे बच्चों को रिकेटस की बीमारी हुई होती। तो मदर टेरेसा ऐसे बच्चों को लेकर आती थी। उनके पास कभी ऐसे बच्चों को रखने के लिए कभी भी जगह की कमी नहीं हुई। इनफैक्ट वो हमेशा कहती थी कि वी ऑलवेज हैव 1 मोर बेड, कि हमारे पास हमेशा एक बेड खाली रहता है कम से कम। इसको कहने का मतलब ये था कि हमारे पास कितने भी बच्चे आ जाएं, एक बेड हमारे पास खाली रहेगा ताकि उस पर और कोई नया बच्चा आ सके। तो वो इस तरीके से काम करती थी, इस इंटेंशन के साथ काम करती थी, इस डिटर्मिनेशन के साथ काम करती थी। और आज ये अनाथालय बढ़कर 81 हो गए हैं, 81 हो गए हैं। दूसरी एग्जाम्पल हो गई। तीसरी एग्जाम्पल, उस समय पे लेप्रेसी की एक बीमारी बहुत चली थी। लेप्रेसी आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, लेप्रेसी क्या होता है। तो जिन लोगों को लेप्रेसी होती थी मदर टेरेसा उन लोगों को भी ठीक करने के लिए लेकर आती थी। बिकॉज उस टाइम पर हालात इतने बुरे थे कि मान लो किसी को लेप्रेसी हो जाए तो लोग क्या करते थे, बस लोगों को शक हो जाए कि इस इंसान को लेप्रेसी है,
बस लोगों को क्या करना होता था, कोई भी पड़ोसी फ़ोन करके पुलिस को कह दे कि इसके चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको लेप्रेसी है, और पुलिस उनको 48 घंटे का टाइम देती थी कि वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और नॉर्मली ऐसे लोगों के पास शिफ्ट होने के लिए एक ही जगह होती थी, स्लम। और वहाँ की हालत आप जानते ही हो, तो एक बीमार ऊपर से वो स्लम में जाके रहे, और बीमारी भी लेप्रेसी जैसी, तो उनके पास और कोई रास्ता बचता भी नहीं था। तो मदर टेरेसा ने 5 नर्स और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनका नाम सिस्टर जेवियर था, उनके साथ इनका इलाज करना शुरू किया। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो वहाँ रहते थे, और वो लोग जो ठीक कभी नहीं हो पाते थे उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता था। तो जब तक कि उनका शरीर खत्म ना हो जाए, अपने अंतिम समय तक वो इनके पास ही रहते थे। और ऐसे लोगों के लिए मदर टेरेसा ने एक स्पेसिफिकली एक लीपर कॉलोनी बनवाई थी, जिनको वो द प्लेस ऑफ पीस कहती थी, कि ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो। क्योंकि बाकी जगहों से तो उनको भगाया जाता था ना, बाकी जगहों से उन्हें दुत्कारा जाता था, उनकी बेइज्जती की जाती थी, उनका तिरस्कार किया जाता था। तो यहाँ पे उन्हें शांति मिलती थी, इसलिए वो द प्लेस ऑफ पीस कहती थी उसे। इसके अलावा उन्होंने औरतों के लिए, कुछ औरतें जिनका पाकिस्तानी सोल्जर्स ने 1971 के वॉर के टाइम पर रेप किया था और वो बांग्लादेश से भागकर इंडिया में रिफ्यूजी बनकर आई थी, उन लोगों के लिए भी शेल्टर होम्स बनवाया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं राइटर ने कि मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा करने के लिए क्या क्या किया। फिर राइटर बताते हैं कि इनके कामों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 34 एकड़ लैंड गिफ्ट दिया, बहुत सारे पैसे दिए। इसके अलावा जो पोप होते हैं, पोप कौन होते हैं, उनकी भी फ़ोटो लगी है। बस ये मान लो कि क्रिश्चियंस के अंदर में जो सबसे हाईएस्ट रिलीजियस पोस्ट होती है वो पोप होती है। तो पोप ने इन्हें एक महंगी कार गिफ्ट दी थी। इस कार को भी मदर टेरेसा ने, जैसे वो हमेशा करती थी, बिना यूज़ किए इसे बेच दिया, और बेचकर जितने भी पैसे मिले वो अपने चैरिटी के काम में लगा दिया। इसके बाद राइटर बताते हैं कि जो पेशेंट काम कर सकते थे या काम सीख सकते थे, उन लोगों को वहाँ पर कुछ स्किल्स भी सिखाई जाती थी जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। जैसा किसी को कपड़े की सिलाई करना आता हो, या किसी को उन्होंने मेडिसिन्स के लिए पेपर बैग, बैंडेजेस बनवाना, ये सब काम सिखाना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास 800 ऐसी लड़कियां थी जो कि नेट यानी कि मच्छरदानी बनाकर पैसे कमाती थी। लास्ट में राइटर लिखते हैं कि कोई कितना भी अच्छा कर ले, 4 लोग कहीं ना कहीं होंगे जो उसकी बुराई करेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो मदर टेरेसा के कामों को भी क्रिटिसाइज करते थे। कुछ बोलते थे कि इनका तरीका बहुत ओल्ड फैशन्ड है, मतलब कितने गरीबों का भला कर पाएंगे ऐसे, कि इन्होंने बस एक बाहर से इन बीमारियों को छुआ है, ये बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकती। तो कुछ लोग 2 कदम और आगे निकल गए। अब उनके हिसाब से मदर टेरेसा विदेशी लोगों को इंडिया के जो बच्चे थे, स्पेसिफिकली लड़कियां, उनको बेचा करती थी। हालांकि बाद में पता चला कि जिन बच्चों को वो अनाथालय में रखती थी, अगर उनको कोई अडॉप्ट करना चाहे, कोई फैमिली उनको अडॉप्ट करना चाहे, तो वो उन्हें उनके पास सौंप देती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो विदेशी लोग होते थे, तो लोगों को इसलिए ऐसा लगता था कि मदर टेरेसा बच्चों को बेचती हैं बाहर। बट उनका क्राइस्ट में बिलीव इतना पक्का था जिस कारण वो कभी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटी, किसी की परवाह नहीं किया उन्होंने, और अपने काम में लगी रही। आज भी उनकी अगर आप संस्था देखोगे, उनका आप ऑर्डर देखोगे, तो बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प के, सिर्फ जो लोगों से जो डोनेशन मिलता है या कहीं और से डोनेशन मिलता है, ये उसी से चलते, किसी की हेल्प नहीं लेती है। और इन्हीं सब अच्छे अच्छे कामों के लिए मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला, जिसके बारे में मैंने ऊपर पढ़ा था कि जिसके पैसे को इन्होंने बेचकर अपने काम में लगा दिया था। अब जो लोग यहाँ तक रुक गए हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको लॉ के बारे में जानना है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, या ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है जो कि हर इंसान को एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, जिससे कि आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मतलब हर इंसान को पता होना चाहिए कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी से जुड़े लॉ पता होने चाहिए, आपको मैरिज से जुड़े लॉ पता होने चाहिए। हम सब एक कंज्यूमर हैं तो हमें कंज्यूमर्स के राइट क्या होते हैं इनके बारे में पता चलना चाहिए। मतलब ऐसे लॉ या ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें या ऐसी नॉलेज जो हमें डे टू डे लाइफ में काम आए, क्योंकि एटलीस्ट हम सबका पर्पस क्या है कि हम इंटेलेक्चुअली ग्रो करते रहे।
अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमने इस चैनल पर जो वैसी वाली वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उनको भी देखिए, उनको भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी स्पेशली लॉ की या सोसाइटी की, उतना आप बिना डरे जी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह रेट करना कि 5 में से कितने मार्क्स देते हो आप इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।